नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आप पहुंच गए हो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के 6th लेक्चर पर। और बेटा आज का मेन टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमें इसका लॉजिक देखना है, हमें इसकी जर्नल एंट्रीज पढ़नी है, हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है ये देखना है, कुछ एग्जाम्पल देखने हैं और फाइनली क्लास के एंड में हम पिछले लेक्चर से आए कुछ डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का लॉजिक। बेटा देखो लॉजिक है क्या, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो हमारी किताबों में वैल्यू दिखते हैं, ये किताबी वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है और एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कुछ और हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है एक लैंड आपने 10 साल पहले ख़रीदी हो जो बैलेंस शीट में 10 लाख रुपीस की दिख रही है, पर आज अगर आप उसकी वैल्यू निकलवाओ तो उसकी वैल्यू हो सकता है 25 लाख हो। सिमिलरली हो सकता है आपकी बैलेंस शीट में कोई मशीनरी दिख रही हो 5 लाख की, पर उसकी वैल्यू आज के ज़माने में केवल 3 लाख रुपीस रह गई हो। द पॉइंट इज दैट देयर कैन बी अ डिफरेंस between the balance sheet values of assets and liabilities and the actual values of assets and liabilities। अब अगर assets and liabilities की वैल्यू में कोई परिवर्तन आ गया है तो इससे आपको या तो कोई प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। मान लो एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो फ़ायदा, एसेट की वैल्यू कम हो गई तो नुकसान, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो नुकसान, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो फ़ायदा। अब ये जो भी फ़ायदा या नुकसान है ये नए पार्टनर के आने से पहले हो रहा है। भाई नया पार्टनर आया थोड़ी है, अभी नए पार्टनर आने वाला है और तब आप देख रहे हैं कि यार बैलेंस शीट और एक्चुअल वैल्यूज़ में तो अंतर है। तो क्या इस प्रॉफिट या नुकसान में नए पार्टनर को कोई भी शेयर मिलना चाहिए? द आंसर इज़ नो। नए पार्टनर को इस प्रॉफिट या लॉस पर में कोई भी शेयर नहीं मिलना चाहिए। ये प्रॉफिट या लॉस हमें बांटना चाहिए ओल्ड पार्टनर्स के बीच। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस प्रॉफिट या नुकसान से नए पार्टनर को कोई भी लेना देना नहीं होता बेटा, क्योंकि ये प्रॉफिट या नुकसान तो नए पार्टनर के आने से पहले ही हो गया। ऑलराइट, चलो हम लोग रीड करते हैं आगे मैंने नोट्स में क्या लिखा है। The book values of assets and liabilities may be different from their actual values। बेटा जब हम बुक वैल्यू बोलते हैं तो बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू आ रही है वो अलग हो सकती है और एक्चुअल वैल्यू अलग हो सकती है। अब अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो नए पार्टनर को कोई फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए उससे, और अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हो गई है तो नए पार्टनर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उससे, क्योंकि ये चेंज नए पार्टनर के आने से पहले हुआ है। इंग्लिश में देखो कैसे लिखा है हमने, द न्यू पार्टनर शुड नीदर सफ़र बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉर शुड ही बी बेनिफिटेड बाय एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। दिस इज बिकॉज सच अ चेंज इन वैल्यू अकर्ड प्रायर टू हिज एडमिशन। ये चेंज इन वैल्यू तो उसके आने से पहले ही हो गया, इसलिए नए पार्टनर को इसमें कोई भी फ़ायदा या नुकसान नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं आपके लिए, आओ जल्दी से उन एग्जाम्पल्स को देखें। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में यानी बुक वैल्यू थी इसकी 10 लाख, जबकि एक्चुअल वैल्यू एडमिशन वाले दिन हो गई है 15 लाख। अब ये डिफरेंस कितना आ गया है? 5 लाख रुपीज़ का, और ये तो फ़ायदा है, पर इस 5 लाख रुपए के फ़ायदे में नए पार्टनर को कोई शेयर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये 5 लाख रुपए का फ़ायदा नए पार्टनर के आने से पहले ही हो गया। तो देखो क्वेश्चन मैंने पूछा है, शुड द न्यू पार्टनर गेट अ शेयर ऑफ दिस प्रॉफिट अराइजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड विच हैपेंड प्रायर टू हिज एडमिशन? ऑब्वियसली तुम कहोगे आंसर नो है, नए पार्टनर का क्या लेना देना इससे। इसी तरह देखो एग्जाम्पल बी, वैल्यू ऑफ मशीनरी बैलेंस शीट में 5 लाख रुपीज़ है, जबकि हमने एक्चुअल वैल्यू देखी तो इसकी वैल्यू 3 लाख है। 5 लाख से वैल्यू गिरकर 3 लाख हो चुकी है, मतलब 2 लाख रुपए का नुकसान है। लेकिन क्या नए पार्टनर को ये नुकसान झेलना चाहिए?
नया पार्टनर कहेगा मुझसे क्या मतलब, ये नुकसान तो मेरे आने से पहले हो गया है. Should the new partner be made to bear this loss arising due to fall in the value of machinery which happened prior to his admission? The answer is of course no. ना ही नए पार्टनर को कोई फ़ायदा होना चाहिए रीवैल्यूएशन से, ना ही नए पार्टनर को कोई नुकसान होना चाहिए. इसीलिए नए पार्टनर के आने पर हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू को चेंज कर देते हैं और उनको एक्चुअल वैल्यू पर ले आते हैं, और उससे होने वाला फ़ायदा या नुकसान हम पुराने पार्टनर्स के बीच बांट देते हैं. किस रेशियो में? पुराने रेशियो में. ये मैंने लिखा भी है. Therefore, at the time of admission, the assets and liabilities of the firm should be revalued, and the resultant profit or loss should be divided among the old partners in their old profit sharing ratio. भाई नए पार्टनर को क्या ही मतलब है कि क्या चेंज हो रहा है आपके एसेट्स में. वो कहेगा देखो आप अपने एसेट और लायबिलिटीज़ की वैल्यू ठीक कर लो और आपस में प्रॉफिट बांट लो, क्योंकि ये जो चेंज हुआ है ये मेरे आने से पहले का है. चलिए आगे पढ़ते हैं. अब ये हमें ये पढ़ना है कि इस रीवैल्यूएशन को किया कैसे जाता है. तो बेटा सच रीवैल्यूएशन इज डन विद द हेल्प ऑफ एन अकाउंट कॉल्ड द रीवैल्यूएशन अकाउंट. क्या नाम है इस अकाउंट का? रीवैल्यूएशन अकाउंट. और रीवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. अभी हम बात कर रहे थे कि रीवैल्यूएशन से या तो फायदा होगा या नुकसान होगा. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है? इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो अकाउंट्स जो एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट्स या इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं. और रूल क्या चलता है नॉमिनल अकाउंट्स के लिए? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है तो अगर कोई नुकसान होगा तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे. देयरफॉर इफ देयर इज अ लॉस ड्यू टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड. एंड इफ रीवैल्यूएशन रिजल्ट्स इन अ प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड. इन फैक्ट अब आगे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. एडमिशन के समय अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिससे फ़ायदा या नुकसान होता है तो ये फ़ायदा या नुकसान हमें कहाँ ले जाना चाहिए? रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में. ये बात भी ध्यान रखने वाली है. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है जिससे हम रीवैल्यू करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को. इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ये एक नॉमिनल अकाउंट है. अगर इसमें फ़ायदा होगा तो क्रेडिट करेंगे, नुकसान होगा तो डेबिट करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि रीवैल्यूएशन से संबंधित जर्नल एंट्रीज कैसे करी जाती. तो सबसे पहला पार्ट है, मान लीजिए एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज आ जाता है. सबसे पहले तो ये बताओ डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट अगर कोई एसेट कम होता है तो उसे डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? बेटा हम डिक्रीज इन एसेट को करते हैं क्रेडिट, राइट. अगर किसी एसेट में गिरावट आती है तो ये रीवैल्यूएशन के समय फ़ायदा है या नुकसान है? लॉस है. रीवैल्यूएशन के लिए क्या है? लॉस है. तो अभी अभी हमने देखा अगर लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है. क्या एंट्री बनी? रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करो और एसेट अकाउंट को क्रेडिट करो. क्या एंट्री बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. लो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. और रीवैल्यूएशन के लिए क्या है बेटा? ये लॉस है. अब ज़रा जल्दी से सोचो, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, भाई अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? उसे डेबिट करते हैं. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. और रीवैल्यूएशन के लिए क्या है? ये प्रॉफिट है, फ़ायदा है. एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट है, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. क्या एंट्री बनेगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हम जानते हैं इंक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. और रीवैल्यूएशन के लिए क्या है? ये फ़ायदा है, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. अब तीसरी एंट्री, अगर मान लो
किसी लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। बेटा डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड। अगर लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, कम होती है तो डेबिट करते हैं। और लाइबिलिटी का कम होना रीवैल्यूएशन के लिए क्या है? रीवैल्यूएशन के लिए प्रॉफिट है। लाइबिलिटी कम हो रही है, फायदे की बात है, तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी लाइबिलिटी कम हो रही है उसे डेबिट कर दिया और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया। रीवैल्यूएशन को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि लाइबिलिटी का कम होना फ़ायदा है। एंड हम जानते हैं डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड। चलो अब आप समझ गए क्या आने वाला है। अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी बेटा क्रेडिट किया जाता है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड। और लाइबिलिटी का बढ़ना रीवैल्यूएशन के लिए लॉस है, और लॉस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या एंट्री बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। रीवैल्यूएशन में लॉस और लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड। जिन बच्चों को ये मेरी बातें नई लग रही हैं वो बेटा इन बातों को हमेशा ध्यान रखें। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड। ये बेसिक रूल्स हैं अकाउंटिंग के जो आपको 11th क्लास में ही पढ़ लेने चाहिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमने अभी अभी एंट्रीज करी हैं, हम इन एंट्रीज को रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखने वाले हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक अकाउंट है। अकाउंट कैसा दिखता है बेटा? टी शेप का दिखता है। ये देखो, पहली एंट्री क्या थी? एसेट जो है वो कम हो गया था। ये देखो, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट हमने क्या एंट्री करी थी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। भाई एसेट का कम होना हमारे लिए नुकसान है, तो यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर आ गया। एसेट का बढ़ना हमारे लिए फ़ायदा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आ गया। लाइबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए नुकसान है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर आ गया। लाइबिलिटी का कम होना फ़ायदा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आ गया। तो हमने क्या देखा? सारे फ़ायदे यहाँ क्रेडिट साइड पर, ये सारे आ गए हमारे गेन्स, और सारे नुकसान यहाँ ये आ गए सारे लॉसेस। अब अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, इफ़ आर क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर, ये हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है हमारी डेबिट साइड से, तो हमें क्या होने वाला है? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। क्रेडिट साइड ज़्यादा है यानी गेन ज़्यादा है, लॉसेस कम है, तो हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हो जाएगा। ये प्रॉफिट हमें किसको देना है? पुराने पार्टनर्स को देना है, पुराने रेशियो में। अब ज़रा एंट्री देख के बताओ, प्रॉफिट कहाँ आ रहा है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पर आ रहा है। ये देखो, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन किधर आ रहा है? ये फाइनल प्रॉफिट डेबिट साइड पर आ रहा है एज बैलेंसिंग फिगर। ये जब हम पुराने पार्टनर्स में बांटेंगे तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। देखो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में हम देंगे इस प्रॉफिट को? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ गई, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो गई। ये प्रॉफिट कब होगा? जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी डेबिट साइड से। क्रेडिट साइड पर फायदे, डेबिट साइड पर नुकसान। इसी तरह मान लो कभी लॉसेस ज़्यादा हैं और गेन्स कम हैं, तो डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, इस केस में क्या हो जाएगा? आपको लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हो जाएगा। अगर लॉस होगा रीवैल्यूएशन पर तो कब होगा? जब डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल कम होती है तो डेबिट करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये बन गई बेटा हमारी सारी जर्नल एंट्रीज, और हमने देख लिया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। क्या ध्यान रखना है रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में? कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस जो हैं डेबिट साइड पर आते हैं, सारी इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट साइड पर आते हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसा अकाउंट है? एक नॉमिनल अकाउंट है। ये लो, मैंने सफाई कर दी अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट की।
और यहाँ एंट्रीज़ की भी मैंने सफाई कर दी। आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके, चाहो क्या करना ही चाहिए आपको, ये एंट्रीज़ जो हैं कॉपी कर लेनी चाहिए अपनी बुक्स नोटबुक्स में। ऐसे ही रीवैल्यूएशन अकाउंट भी आपको बनाना चाहिए पॉज करके। ऑलराइट, तो कितनी एंट्रीज हैं रीवैल्यूएशन से संबंधित? बेटा 6 एंट्रीज हैं। कितनी आसान है। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या करेंगे, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो क्या करेंगे, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या करेंगे, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो क्या करेंगे। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो कैसे बांटेंगे पार्टनर्स में, रीवैल्यूएशन में लॉस है तो कैसे बांटेंगे पार्टनर्स में। ये बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब जल्दी जल्दी से हमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल पढ़ना है ताकि ये रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस, ये थोड़ा सा सीख लें। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 25। पिछले लेक्चर में 24 तक इलस्ट्रेशन हमने कर लिए थे, तो आप 25 से शुरू। A and B were partners sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted as a new partner for 1/6 share in profits. Pass journal entries to record the following items of revaluation at the time of admission of C and prepare a revaluation account. क्या करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जर्नल एंट्री पास करनी है रीवैल्यूएशन के लिए, और फिर जो भी फ़ायदा या नुकसान होगा उसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे। कौन से पार्टनर से बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर्स में। चलिए शुरू करते हैं। पहले कहते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक शुड बी रिड्यूस्ड टू 60,000। अभी इसकी किताबी वैल्यू जो है 65,000 है। अब ये कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू चेंज करके 60,000 कर दो। बेटा ये बताओ कितने का नुकसान है आपको। किसी एसेट है ना, देखो स्टॉक क्या है, एक एसेट। इसकी वैल्यू को 65,000 से कहाँ ले जाना है आपको, 60,000 पे। कितने का नुकसान है? 5,000 रुपये का नुकसान है। अब बताओ कैसे एंट्री करेंगे, ये हमारे लिए नुकसान है। नुकसान रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ जाता है? डेबिट साइड पर। तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और स्टॉक की वैल्यू को कम करना है, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितने रुपए से हमें एसेट की वैल्यू गिरानी है? 5,000 रुपीज़ से। जितना नुकसान है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। रीवैल्यूएशन कितना नुकसान हो रहा है बेटा इसको, स्टॉक को रीवैल्यू करने पर 5,000 रुपीज़ का। तो एसेट की वैल्यू कम करी और रीवैल्यूएशन में हमने लॉस दिखा दिया। आई होप दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर। अब हम देखने वाले हैं अपना सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट। कहते हैं वैल्यू ऑफ मशीनरी शुड बी इंक्रीज्ड टू 1,20,000, बुक वैल्यू इज़ 1,08,000। अभी बैलेंस शीट में ये मशीन जो है 1,08,000 की है, वो कह रहे हैं साहब इसकी वैल्यू चेंज करके आप 1,20,000 कर दीजिए। अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो ये हमारे लिए क्या है? फ़ायदा। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो एंट्री क्या बनी? एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। ये लो, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। कितने से बढ़ानी है हमें मशीन की वैल्यू? हमें मशीन की वैल्यू बढ़ानी है 12,000 रुपये से, और मशीन की वैल्यू बढ़ने से हमें फ़ायदा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का फ़ायदा है रीवैल्यूएशन में? 12,000 रुपीज़ का। वेरी गुड। अब देखो तीसरी एंट्री, कहते हैं अक्रूड इनकम ऑफ ₹2,500 हैज़ नॉट येट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अक्रूड इनकम है क्या? अक्रूड इनकम होती है बेटा जिस इनकम को हमें मिलने का अधिकार आ गया है पर अभी तक वो इनकम हमें मिली नहीं है, उसे हम कहते हैं अक्रूड इनकम। एंड अक्रूड इनकम इज एन एसेट। वो कह रहे हैं अक्रूड इनकम है 2,500 रुपीज़ की, आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी है, तो भाई रिकॉर्ड कर लो। अक्रूड इनकम इज एन एसेट, तो अक्रूड इनकम को एसेट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। कितने से एसेट बनाएंगे? 2,500 रुपीज़ से, और ये हमारे लिए फ़ायदा है, इसलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने से क्रेडिट कर देंगे? 2,500 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे। ये एसेट बनाया, ये फ़ायदा दिखाया। अब देखो डी में क्या कहते हैं। कहते हैं लायबिलिटी ऑफ ₹2,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स विल नॉट अराइज इन फ्यूचर। वो कह रहे हैं क्रेडिटर्स में एक 2,000 रुपये की लायबिलिटी है, वो फ्यूचर में आनी ही नहीं है।
बेटा ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब लायबिलिटी तो कम हो रही है आपकी। नाउ डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, अगर लायबिलिटी कम होती है तो हम डेबिट करते हैं, तो क्रेडिटर्स को डेबिट करो। कितने से क्रेडिटर्स को कम करना है हमें, 2000 रुपीज़ से। वो कह रहे हैं 2000 रुपये की लायबिलिटी आनी ही नहीं है ये। अब अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो हमारे लिए क्या है, फ़ायदा है, और फ़ायदा रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है। तो ये लो क्या एंट्री बनी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी का कम होना हमारे लिए फ़ायदा है, तो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 2000 रुपये से। ठीक, अब हमारी लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री में कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ ₹10,000 हैव टू बी रिकॉर्डेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी वो कह रहे हैं अभी ये आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए लायबिलिटी है, अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं करी, तो कर लीजिए रिकॉर्ड। अब लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो ये आपके लिए नुकसान की बात है। देखो इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, तो यहाँ लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ये हमने लायबिलिटी बना ली अपनी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। कितने की लायबिलिटी बनानी है, 10,000 की। और अगर आप लायबिलिटी क्रिएट करेंगे तो ये आपके लिए क्या है, नुकसान है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। ठीक, तो इन 5 एंट्रीज में ये सारे रीवैल्यूएशन के आइटम दिए हुए थे। किसी एंट्री में हमें फ़ायदा हो रहा है, किसी एंट्री में हमें नुकसान हो रहा है। आओ ज़रा ये देखें हमें नेट फ़ायदा या नुकसान कैसे हो, कितना हो रहा है। ये निकालने के लिए बेटा बहुत आसान सी बात है, हम जहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है वो नुकसान है, जहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो फ़ायदा है। अगर मैंने क्या कहा, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो वो लॉस है, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो वो क्या है, गेन है। ठीक, आओ देखें, गेन लिख लेते हैं पहले। ये देखो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, ये मैं लाल पेन से लिख लूँ, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर 12,000 रुपये से, ये फ़ायदा, तो 12,000 का फ़ायदा प्लस, और रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, ये देखो यहाँ अक्रूड इनकम रिकॉर्ड करी थी 2,500 रुपीज़ की, ये भी फ़ायदा। फिर देखो क्रेडिटर्स कम हो गए थे 2,000 रुपीज़ के, ये भी फ़ायदा। ठीक, टोटल फ़ायदा कितना हो गया आपको दिख रहा है 16,500। अब नुकसान रिकॉर्ड करेंगे, जल्दी से देखो नुकसान कौन कौन से हो रहे हैं हमें। ये नुकसान हो रहा है कि स्टॉक की वैल्यू 5,000 रुपये से कम हो गई थी, तो ये देखो 5,000 रुपये स्टॉक हमने माइनस कर दिया। और रीवैल्यूएशन कहाँ डेबिट हो रहा है, ये देखो 10,000 रुपये से ये डेबिट हो रहा है, रीवैल्यूएशन आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्ड करी थी। अब आपका नेट फ़ायदा या नुकसान कितना है बेटा, मुझे तो दिख रहा है कि फ़ायदे ज़्यादा हैं आपको, नुकसान कम है, राइट। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर, यहाँ लिख सकते हैं क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर, क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर। नुकसान, अब देखो कितना फ़ायदा हो रहा है, 16,500 इसका टोटल, इसमें से हमने 15,000 ये हटाया, तो हमें फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन इज़ 1,500 रुपीज़। अब अगर आप प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन को पार्टनर्स में बांटेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये देखो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। सी को मतलब ही नहीं है इस प्रॉफिट या लॉस से, सी तो अभी आने वाला है, उससे पहले काम हो रहा है। तो हमें क्या करना है, ये 1,500 रुपीज़ का प्रॉफिट ए और बी में बांट देना है। जब हम ये प्रॉफिट बांटेंगे तो ए की कैपिटल और बी की कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,500 टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बांटेंगे इस प्रॉफिट को हम, 3:2, यानी कि ए को मिलेगा 3/5 और बी को मिलेगा 2/5। ये लो 900 रुपये ए को, 600 रुपये बी को। हो गया रीवैल्यूएशन। सर हमें थोड़ा समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग इसी चीज़ की जर्नल एंट्री को, इन जर्नल एंट्रीज़ की जब पोस्टिंग करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। पहला आइटम क्या था, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही थी, हमें नुकसान हो रहा था, तो हम रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट। कितने का नुकसान हुआ, 5,000।
दूसरे ट्रांजैक्शन में मशीन की वैल्यू बढ़ानी थी 12,000 रुपये से, ये हमारे लिए फ़ायदा था। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर, बाय मशीनरी अकाउंट 12,000 रुपीज़। अब तीसरी एंट्री में अक्रूड इनकम को हमें एसेट बनाना था, ये हमारे लिए फ़ायदा था। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे, बाय अक्रूड इनकम, ये फ़ायदा है। फ़ायदा क्रेडिट साइड, नुकसान डेबिट साइड। कितना आसान, 2,500। फिर क्रेडिटर्स की वैल्यू जो है 2,000 रुपीज़ से कम करनी थी। क्रेडिटर्स का कम होना फ़ायदा है हमारे लिए, यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। कितने का फ़ायदा? 2,000। फिर उनने कहा आउटस्टैंडिंग सैलरी है 10,000 रुपये की, रिकॉर्ड करो, ये हमारे लिए नुकसान है, लायबिलिटी बढ़ना। यहाँ लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट 10,000। अब देखो कौन सी साइड ज़्यादा है भाई? क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 16,500 और इस साइड का टोटल कम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1,500 रुपीज़ का। ये हम किस किस में बांटेंगे? ए को देंगे और बी को देंगे। ए कैपिटल में कितना पैसा भेजेंगे हम? 1,500 रुपीज़ का 3/5। और बीज कैपिटल में कितना पैसा भेजेंगे हम? 1,500 रुपीज़ का 2/5। तो ए को मिलेगा 900 रुपीज़, बी को मिलेगा 600 रुपीज़, और इस तरीके से हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बन के तैयार। समझ में आया सबको? अभी समझ में आया? देखो अगर प्रॉफिट होता है बेटा रीवैल्यूएशन पर, तो जो नेट प्रॉफिट है वो किस साइड आएगा? डेबिट साइड, बिकॉज प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकर्स व्हेन द क्रेडिट साइड इज ग्रेटर दैन द डेबिट साइड। तो प्रॉफिट किस साइड दिखेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में? ओवरऑल प्रॉफिट वो बैलेंसिंग फिगर की तरह डेबिट साइड पर ये दिख रहा है। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। अगर नहीं है तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके पूरा देख लो। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं हम आगे और हम देखने जा रहे हैं अब एक बड़ा सा इलस्ट्रेशन नंबर 26, जिसमें हम खूब सारी बातें करेंगे। ठीक, जो पुरानी बातें हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करके एक बड़ा सा क्वेश्चन बनाया है मैंने। बहुत बड़ा नहीं है, वैसे बहुत छोटा है, लेकिन काफ़ी सारी बातें हैं इसमें। चलो स्टार्ट करें। ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ए और बी दो पार्टनर्स से, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलोज। क्या बैलेंस शीट है? कैश है, डेटर्स हैं, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है। फिर क्रेडिट साइड पर, ये लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स दिए हैं, ए और बी की कैपिटल दी है, और बैलेंस शीट का टोटल है 2,60,000। अब ये हमसे कहते हैं ऑन दिस डेट दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स विच ही टुक इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी आया 1/6 शेयर के लिए और उसने ये कैसे लिया? ये शेयर ये इक्वली लिया फ्रॉम ए एंड बी। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? ए और बी का इक्वल। इक्वल का मतलब 1:1। अब आगे कहते हैं, आगे कह रहे हैं सी वॉज टू ब्रिंग इन ₹50,000 फॉर हिज कैपिटल एंड ₹10,000 फॉर हिज गुडविल प्रीमियम इन कैश। 50,000 रुपये तो कैपिटल के लिए लाने थे उसे, और 10,000 रुपीज़ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आना था। आगे कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी वैल्यूड एट 50,000। प्लांट एंड मशीनरी 50,000 की कर देनी है। पहले कितने की थी? 40,000। अब कह रहे हैं 50,000 की कर दो। ये फ़ायदा है या नुकसान? बेटा फ़ायदा है। वो अभी वैल्यू कितनी है? 40,000। अब वो कह रहे हैं 50,000 कर दो। ये तो फ़ायदे की बात है आपके लिए। ठीक, इसी तरह आगे कहते हैं बिल्डिंग वैल्यू वॉज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। वो कह रहे हैं बिल्डिंग की वैल्यू को 5,000 से बढ़ा दो। बाय 5,000 मतलब 5,000 से बढ़ाना है। अभी कितनी है वैल्यू? 1,20,000। वो कह रहे हैं 5,000 से बढ़ा दो। अरे 1,20,000 को 5,000 से बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 1,25,000। ये 5,000 का फ़ायदा हो गया।
आगे कहते हैं क्रेडिटर्स वर टू बी इंक्रीज टू 85,000। अब वो कह रहे हैं क्रेडिटर्स अभी 80,000 के हैं, उसे बढ़ा के 85,000 कर दो। अब लाइबिलिटी को बढ़ाओगे तो ये 5,000 रुपये का आपको क्या है, लॉस है। ये रीवैल्यूएशन पे लॉस है और ये दोनों आइटम रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट है। ईजी है। अब देखो क्या कहते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और सी के बाद बैलेंस शीट दिखानी है कि सी के एडमिशन के बाद बैलेंस शीट क्या होने वाली है। तो बेटा इट इज़ अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन फॉर यू एट दिस मोमेंट, बट यू विल लेटर रियलाइज दैट दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो चलो स्टार्ट करते हैं बहुत धैर्य के साथ, धीमे धीमे। सबसे पहले सोचते हैं कि सी के एडमिशन पर हमें जर्नल एंट्रीज करनी ही क्या क्या हैं। लेट अस फर्स्ट फिक्स दोज पॉइंट्स कि हमें जर्नल एंट्री क्या क्या करनी है। ऑलराइट, सबसे पहली जर्नल एंट्री तो बेटा इस बात की होनी है कि हमें रीवैल्यूएशन करना है। तो हम लोग सी के आने से पहले रीवैल्यू करेंगे अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को, और फिर रीवैल्यूएशन से होने वाले फ़ायदे या नुकसान को हम अपने पुराने पार्टनर्स में बांट लेंगे। तो फर्स्ट वी विल मेक एंट्रीज रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन। इसके बाद सी को एडमिट करेंगे तो सी लेकर आएगा अपनी कैपिटल एंड गुडविल प्रीमियम। तो जब ये गुडविल प्रीमियम लेकर आएगा तो इसको हम बांट देंगे बिटवीन ए एंड बी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आपको समझ में आ रहा है क्या क्या जर्नल एंट्रीज करनी है। एक रीवैल्यूएशन और दूसरा गुडविल का ट्रीटमेंट। बेसिकली ये दो सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज हैं जो हमें करनी है। तो लेट अस स्टार्ट। जिसको बेटा ये बात समझ में आ गई है वो लोग धीमे धीमे इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें। लो मैंने स्क्रीन सामने रख दी, इसे पॉज कर लो, इसे पॉज कर लो अब, और इस क्वेश्चन को कॉपी करके खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री सबसे पहले क्या होने वाली है, हमें इन दो एसेट्स को रीवैल्यू करना है और दोनों एसेट्स को बढ़ाना है हमें। प्लांट एंड मशीनरी को अभी 40,000 है इसकी वैल्यू, इसको कर देना है हमें 50,000। प्लांट एंड मशीनरी को बढ़ाना है। इसी तरह बिल्डिंग की वैल्यू को भी 5,000 रुपये से बढ़ाना है। तो एक कंपाउंड एंट्री कर देंगे। देखो मैंने नरेशन पहले से लिख के रखा है, बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी दी है भाई, ये दी है 40,000 और हमें कितनी करनी है 50,000। कितने से बढ़ाना है वैल्यू को, 10,000 रुपीज़। और बिल्डिंग की वैल्यू को कितने से बढ़ाना है, बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है 5,000 रुपीज़ से। बेटा इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, तो ये लो दोनों एसेट को हमने डेबिट करा और इन दोनों से हमें रीवैल्यूएशन पर कितना फ़ायदा हो गया, हमें रीवैल्यूएशन पर अभी फ़ायदा हो गया है 15,000 रुपीज़ का। Increase in asset is debited and it leads to profit on revaluation। अब दूसरा क्या है, हमें क्रेडिटर्स की वैल्यू को बढ़ाना है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड और लाइबिलिटी बढ़ाएंगे तो हमें नुकसान होगा। एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन पर नुकसान हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड। ये लो 5,000 रुपये का लाइबिलिटी बढ़ने से हमें हो गया नुकसान। अब आप ओवरऑल प्रॉफिट बताओ मुझे रीवैल्यूएशन का। रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है 15,000, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड कम है, तो ओवरऑल हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 का। ये 10,000 रुपीज़ का रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट जो है इसे हम किस में बांट दें, ए और बी में बांट दें। किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। अगर ये प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन बांटेंगे तो ए और बी की कैपिटल बढ़ जाएगी। देखो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कितना है, 15,000 रुपये का प्रॉफिट था, 5,000 रुपये का नुकसान हो गया, तो नेट रीवैल्यूएशन पर प्रॉफिट आ गया ₹10,000 का। जब हम ये प्रॉफिट बांटेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए और बी। तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
ओवरऑल प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन किस साइड दिखेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर, क्योंकि डेबिट साइड कम थी, क्रेडिट साइड ज़्यादा थी। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट। ए और बी के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो ए को मिलेगा 3/5 और बी को मिलेगा 2/5, यानी ए को मिलेगा 6,000 रुपये, बी को मिलेगा 4,000 रुपये। हो गया रीवैल्यूएशन। तो ये हमने एंट्रीज देख ली। पहले रीवैल्यूएशन पे एसेट्स बढ़ाए, उससे फ़ायदा हुआ, लाइबिलिटीज़ बढ़ाई, उससे नुकसान हुआ, और जो नेट प्रॉफिट या लॉस था रीवैल्यूएशन पर, वो हमने ए और बी के बीच में बांट दिया। अब नेक्स्ट सेट ऑफ एंट्री, ये रीवैल्यूएशन की एंट्रीज हो गई बेटा। अब हमें कैपिटल और गुडविल प्रीमियम लेके आना है सी का। सी आ रहा है ना, देखो वो गुडविल कैपिटल कितनी ला रहा है? 50,000, और 10,000 रुपीज़ क्या ला रहा है? गुडविल प्रीमियम। क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश ला रहा है भाई? टोटल 60,000 ला रहा है। इसमें से वो अपनी कैपिटल के लिए कितना पैसा लेकर आ रहा है? अपनी कैपिटल के लिए वो पैसा ला रहा है 50,000, और 10,000 रुपीज़ वो ला रहा है फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये लो, कितना पैसा ला रहा है? 10,000। अब ए और बी का बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें बताया है कि सी ने अपना प्रॉफिट शेयर ए और बी से बराबर बराबर लिया, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 1:1। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम ए और बी में किस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट। जब हम प्रीमियम फॉर गुडविल बांटेंगे तो उससे क्या होने वाला है? A और B की कैपिटल बढ़ने वाली है। किस रेशियो में बांटेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल? आधा आधा बांटेंगे, क्योंकि सैक्रिफाइस दोनों ने बराबर बराबर किया है। तो A को मिलेगा 5,000, B को मिलेगा 5,000। ये हो गई बेटा हमारी सारी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू एडमिशन, और बेसिकली इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. In the first part we did revaluation of assets and liabilities, and in the next part we brought in C and distributed his goodwill premium between A and B in their sacrificing ratio. जर्नल एंट्रीज तो हो गई. अब वो कह रहे हैं हमसे कि साहब ऐसा है, आप लोग अब बना के दिखाइए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, और बना के दिखाइए हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और हमें बना के दिखाइए बैलेंस शीट. तो बेटा ये तो बड़ी आसान बात है. अब वो कह क्या रहे हैं आपसे? वो कह रहे हैं जो जर्नल एंट्रीज करी थी उसी का अकाउंट बना के दिखा दो. तो जर्नल एंट्रीज से लेजर अकाउंट बनाना तो आपने 11th क्लास में ही सीख लिया था. ये क्या कठिन बात है? आओ देखें. ये मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रोफॉर्मा बना के रखा हुआ है. रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें जो फ़ायदे हुए हैं वो हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे. क्या क्या फ़ायदे हुए हैं? एक तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई. प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितने से बढ़ गई है? 10,000 रुपीज़ से. और दूसरा, एक इनने बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ा दिया है. बिल्डिंग की वैल्यू को कितने से बढ़ा दिया है? 5,000 रुपीज़ से. तो ये फ़ायदे लिख दिए हमने. और जो लॉस थे वो हम कहाँ लिख देंगे? डेबिट साइड पर. लॉस क्या है कि क्रेडिटर्स बढ़ गए. क्रेडिटर्स पहले 80,000 थे, अब 85,000 हो गए हैं. तो कितना नुकसान हो गया है? 5,000 का नुकसान. अब देखो, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम, तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट हो गया है रीवैल्यूएशन पे. टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ये हम बांट देंगे किस किस को? पुराने पार्टनर्स को. एज कैपिटल में भेज देंगे और बीज कैपिटल में भेज देंगे. कितना कितना? हमने 3:2 ओल्ड रेशियो में बांटा है. तो ए को मिलेगा 6,000, बी को मिलेगा 4,000. हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट. सर हमें तो ये बहुत ही आसान लग रहा है ही बेटा, लग क्या रहा है? अब देखो, दो पार्ट्स हमारे हो गए. हमने जर्नल एंट्रीज भी बना दी, हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बना दिया. अब हमें बनाने हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स. तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने एक बनाया कल ही, तो इसमें देखो ए और बी की कैपिटल कितनी कितनी दी है. ए की कैपिटल दी है 1 लाख, बी की कैपिटल दी है 80,000.
तो सबसे पहले तो कैपिटल के बैलेंसेस लिख लेते हैं। कैपिटल के बैलेंसेस किस साइड लिखे जाते हैं बेटा? क्रेडिट साइड पर, क्योंकि कैपिटल इज ट्रीटेड लाइक अ लायबिलिटी। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की कैपिटल हो गई 1 लाख, बी की कैपिटल हो गई 80,000। फिर कैपिटल से संबंधित देखो हमने क्या क्या एंट्रीज करी हैं। एक तो रीवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट हुआ है वो हमने ए और बी को दिया है। जब ए और बी को हमने प्रॉफिट बांटा तो इनकी कैपिटल बढ़ गई, तो यहाँ लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लो, कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ए को 6,000, बी को 4,000। इसके बाद रीवैल्यूएशन करने के बाद हमने सी को एडमिट किया, तो सी कैश लेकर आया। कैपिटल के लिए कितना कैश लेकर आया है सी? 50,000 रुपीज़ लेकर आया। और इसके साथ साथ गुडविल प्रीमियम भी लाया, और ये गुडविल प्रीमियम हमने ए और बी को बांट दिया बराबर बराबर। अब ए और बी को अगर गुडविल प्रीमियम बांटोगे तो इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। वो एंट्री भी हम यहाँ लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ए को दिया 5,000, बी को दिया 5,000, बन गए कैपिटल अकाउंट। और करना ही क्या था? ये जो जर्नल एंट्री थी, इन्हीं जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग कर दी। एक इसकी कर दी, एक इसकी कर दी, एक इसकी कर दी, हो गया कैपिटल अकाउंट। क्या दिक्कत है कैपिटल अकाउंट बनाने में? कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ए का टोटल आ रहा है इस साइड का 1,11,000, बी का टोटल आ रहा है 89,000, सी का 50,000 रुपये की कैपिटल। डेबिट साइड पर कुछ है नहीं, तो सीधे सीधे लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ए की कैपिटल हो गई है अब 1,11,000, बी की कैपिटल हो गई है 89,000, सी की कैपिटल है 50,000। देखा कितना आसान है कैपिटल अकाउंट बनाना। ठीक है, ये हमारा ए, बी और सी का कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, और हमारे 3 पार्ट्स क्वेश्चन के खत्म हो गए हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना लिया है। अब हमें बनाना है बैलेंस शीट आफ्टर सीज एडमिशन। तो चलो जल्दी से बनाएं बैलेंस शीट आफ्टर सीज एडमिशन। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कैश। ज़रा देखो कैश पहले कितना था और इसमें कोई परिवर्तन आया है या नहीं। कैश पहले हमारे पास 10,000 रुपीज़ था। बताओ क्या कैश में कोई चेंज आया? ये देखो जर्नल एंट्रीज, क्या कैश में कोई चेंज आया? हाँ, 4th एंट्री में ये देखो कैश लेकर आया है सी कितना? 60,000। पहले 10,000 था, अब सी 60,000 रुपीज़ कैश लेके और आया है। कैश टोटल कितना हो गया है बेटा? अब 70,000 कैश में चेंज आया है। कैश के बाद और क्या आइटम्स दिए हैं बैलेंस शीट में? डेटर्स में कोई चेंज नहीं, स्टॉक में कोई चेंज नहीं, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग में चेंज है, तो वो चेंज हम रिकॉर्ड करेंगे। सन्ड्री डेटर्स और स्टॉक को तो ऐसे ही लिख लेते हैं। सन्ड्री डेटर्स में कोई चेंज नहीं आया, सन्ड्री डेटर्स नो चेंज, स्टॉक में नो चेंज। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी उनने कहा था वैल्यू बढ़ा के 50,000 कर दो, तो हमने कर दी थी। और बिल्डिंग की वैल्यू में चेंज आया था, बिल्डिंग की वैल्यू को उन्होंने कहा था 5,000 रुपये से बढ़ा दो, तो हमने कितना कर दिया था? 1,25,000 कर दिया था। ये सन्ड्री डेटर्स और ये कितने कितने के थे? 50,000 और 40,000, ये भी लिख लेते हैं, 50,000 एंड 40,000। एसेट साइड पर कोई और परिवर्तन नहीं आया था। तो आओ देखते हैं कि एसेट साइड का टोटल कितना आ रहा है। ये 1,20,000, 160, 160 के बाद 2,10,000, 2,10,000, 3,35,000 रुपीज़ अब हमारी बैलेंस शीट का टोटल है। अब लायबिलिटी साइड देखते हैं। क्रेडिटर्स को बढ़ाकर उन्होंने कहा था कि 85,000 कर दो, तो हमने 5,000 से बढ़ा दिया था, ये एक चेंज आया था। फिर कैपिटल्स कितनी कितनी हैं? देखो ए, बी और सी की कैपिटल्स कितनी कितनी हैं? ए, बी, सी। ए की कैपिटल है 1,11,000 रुपीज़, बी की कैपिटल है 89,000 रुपीज़ और सी की कैपिटल है 50,000 रुपीज़। अब इसको टोटल करो ज़रा, देखो कितना आ रहा है। 89 और 1,11,000 मेक्स इट 2,50,000। इसका भी टोटल 3,35,000 आ रहा है।
इसका मतलब हमने सभी ट्रांजैक्शंस को सही लिखा है और हमारा आंसर भी एकदम ठीक है। अगर हमने कोई गड़बड़ी करी होती तो हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं करती। ठीक है, तो ये हो गया साहब हमारा लंबा सा सवाल, और ऐसे ही लंबे लंबे सवाल हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, स्पेशली आईएससी बोर्ड में तो लंबा ही क्वेश्चन आए। तो आई होप तुम्हें समझ में आया हो। क्या करता है, जर्नल एंट्रीज पास करी, उन जर्नल एंट्रीज की मदद से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया और फिर बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट में क्या ध्यान रखा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में, उसकी मदद से हमारी बैलेंस शीट बन गई। अब हम बढ़ रहे हैं आगे और हमारा अब आ रहा है लास्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 27। इस इलस्ट्रेशन में बेटा बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि मैं तुम्हें डिफरेंट ट्रांजैक्शंस दिखाऊं जो तुम्हारे एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं या बुक्स में तुम्हें अपने क्वेश्चंस में मिल सकते हैं। रीवैल्यूएशन से रिलेटेड किस तरीके से लैंग्वेज को घुमा के दिया जाता है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। पहला देखो, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मशीन बाय ₹5,000। इफ़ यू ऑलरेडी नो रीवैल्यूएशन बाय नाउ, तुम लेक्चर को पॉज करके आंसर्स लिख सकते हो। सबसे पहले कहते हैं मशीन की वैल्यू को बढ़ा दो 5,000 रुपये से बाय 5,000। अभी वैल्यू कितनी है 45, वो कह रहे हैं 50 कर दो, 5,000 से बढ़ाने का मतलब 50 कर दो। तो भाई मशीन की वैल्यू को बढ़ाना हमारे लिए फ़ायदा है। इंक्रीज इन एसेट इज़ डेबिटेड, ये मशीन अकाउंट को हमने 5,000 से डेबिट किया, मशीन बढ़ गई और ये हमारे लिए फ़ायदा है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। अब सेकंड पॉइंट देखो, वो कह रहे हैं इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू 12,000। बुक वैल्यू 9,000 है, वो कह रहे हैं 12,000 कर दो। अभी 9,000 है, कह रहे हैं 12,000 कर दो वैल्यू। कितने का फ़ायदा है आपको? इस केस में आपको 3,000 रुपीज़ का फ़ायदा है, क्योंकि वैल्यू को वो कह रहे हैं 9,000 से 12,000 कर दो। तो मशीनरी को कितने से और बढ़ाना है आपको? 3,000 रुपये से बढ़ाना है। इंक्रीज इन एसेट इज़ डेबिटेड, और ये हमारे लिए फ़ायदा है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। ये दोनों ट्रांजैक्शंस मैंने इसलिए रखे बेटा इस पार्ट में, इस इलस्ट्रेशन में, ताकि आप समझ पाओ दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स टू एंड बाय। पहली वाले ट्रांजैक्शन में ये लिखा था कि मशीन की वैल्यू को 5,000 रुपये से बढ़ा देना है, तो फ़ायदा कितना होगा? 5,000 रुपये का। सेकंड वाले पार्ट में लिखा है वैल्यू ऑफ मशीन को 12,000 कर देना है, पहले 9,000 की थी अब 12,000 कर देना है, तो फ़ायदा कितने का है? 3,000 रुपये का। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। अब थर्ड पॉइंट में देखो क्या कहते हैं, कहते हैं द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ टू बी इंक्रीज बाय 10%। आपको स्टॉक की वैल्यू को 10% से बढ़ा देना है। बाय का मतलब इतने से बढ़ा देना है वैल्यू को। तो इंक्रीज इन एसेट इज़ डेबिटेड, एसेट का बढ़ना हमारे लिए फ़ायदा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का फ़ायदा है बेटा? 54,000 का 10% और बढ़ाना है, तो फ़ायदा है हमें 5,400 रुपीज़ का। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब फोर्थ पार्ट में वो कहते हैं लैंड इज़ अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख। मतलब वो कह रहे हैं कि जितनी भी लैंड की वैल्यू है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से 2 लाख रुपए कम है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? अगर लैंड की वैल्यू कम लगी हुई है 2 लाख रुपए से, तो हमें उसे ठीक कर लेना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। इंक्रीज इन एसेट इज़ डेबिटेड, लैंड अकाउंट को डेबिट किया 2 लाख रुपए से, लैंड बढ़ गई और ये हमारे लिए फ़ायदा है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। क्लियर? लैंड इज अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख का मतलब क्या हुआ कि जितनी वैल्यू होनी चाहिए उससे 2 लाख रुपए कम लगी हुई है वैल्यू, तो आप बढ़ा दो वैल्यू को 2 लाख से। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ ट्रांजैक्शन पे, और ये मेरी समझ से बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है बेटा, क्योंकि इसमें कई बच्चे बहुत गलती करते हैं। देखो लैंग्वेज पढ़ो क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं
स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। बुक वैल्यू है 72,000 और वो कह रहे हैं कि ये वैल्यू जो है अंडर वैल्यूड है बाय 10%, मतलब जो भी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उससे ये वैल्यू 10% कम है। एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है आपको। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे बेटा। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट एक्चुअल वैल्यू बी 100, एक्चुअल वैल्यू बी 100। अगर एक्चुअल वैल्यू 100 है तो अंडर वैल्यूएशन कितना हुआ, अंडर वैल्यूएशन इज ऑफ 10%, अंडर वैल्यूएशन इज इक्वल टू 10% ऑफ 100, यानी कितने रुपए से कम आकी हुई है वैल्यू आपने, 10 रुपीज से। इसका मतलब जो बुक वैल्यू है वो कितनी है, बुक वैल्यू हुई 100 से 10 कम, यानी कि 90। अब तुम्हें लैंग्वेज का मतलब समझ में आ रहा है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% का मतलब है कि जो भी एक्चुअल वैल्यू है उससे 10% कम लगी हुई है बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू तो हमें दी है, अगर 90 का मतलब 72,000 है, हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 1 का मतलब कितना होगा, 72,000 इंटू 1/90, और 100 का यानी एक्चुअल वैल्यू का मतलब कितना होगा, 72,000 इंटू 100/90, यानी एक्चुअल वैल्यू विल बी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक इज, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ₹80,000। अब तुम्हारी किताबों में वैल्यू दी है 72,000, पर तुमने कैलकुलेट किया कि इसकी एक्चुअल वैल्यू 80,000 होनी चाहिए स्टॉक की। बताओ तुम्हें कितना फ़ायदा है बेटा। हमें फ़ायदा है 8,000 रुपीज़ का। तो एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, 8,000 रुपये से स्टॉक को बढ़ाएंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लो भाई, कितने का फ़ायदा हो गया बेटा हमें, 8,000 रुपये का, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए 80,000 पर हमारी किताबों में वैल्यू कितनी दी है, 72,000। तो कितने से वैल्यू बढ़ानी है हमें, 8,000 से वैल्यू बढ़ानी। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, नहीं तो इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, विच ऑल्सो आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं, कह रहे हैं स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाई 10%। अब वो कह रहे हैं इसकी बुक वैल्यू जो है 3,30,000 है, पर ये ओवर वैल्यूड है बाई 10%, मतलब जो भी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उससे 10% ज़्यादा है बुक वैल्यू। तो क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे लेट एक्चुअल वैल्यू बी 100, लेट एक्चुअल वैल्यू बी 100। अगर एक्चुअल वैल्यू 100 है तो ओवर वैल्यूएशन कितना है, वो कह रहे हैं एक्चुअल वैल्यू से 10% ज़्यादा है, तो ओवर वैल्यूएशन हो गया 10% ऑफ 100, यानी कि 10। एक्चुअल वैल्यू 100 है, वो कह रहे हैं 10% ज़्यादा है, इसका मतलब बुक वैल्यू जो है वो कितनी है, आपने ज़्यादा लगाई हुई है, 100 + 10 आपने वैल्यू लगाई हुई है 110। अभी लैंग्वेज समझ में आ रही है। ओवर वैल्यूड का ओवर वैल्यूड बाई 10% का मतलब कि वैल्यू अगर 100 होनी चाहिए तो आपने लगाई हुई है 110। अब 110 की वैल्यू, बुक वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी है, 3,30,000। तो 1 का मतलब कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं बेटा, बचपन में पढ़ा था आपने, 3,30,000 इंटू 1/110, और 100 का मतलब यानी बुक एक्चुअल वैल्यू का मतलब कितना होगा, 3,30,000 इंटू 100/110, यानी कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक, एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक इज गोइंग टू बी ₹3 लाख। इसे सॉल्व करो, कितना आएगा, 3 लाख। अब बताओ वैल्यू होनी चाहिए 3 लाख पर आपने वैल्यू लिखी हुई है 3,30,000। अब स्टॉक की वैल्यू को क्या करना है, आपको कम करना है, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। तो क्या एंट्री बनेगी, रीवैल्यूएशन के लिए नुकसान है ये, एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 30,000 से वैल्यू कम करनी है टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक ओवर वैल्यूड था, 10% से हमने वैल्यू कम कर दी। बेटा इन क्वेश्चंस को मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, उनने 10% देखा और 72,000 देखा, उनने मल्टीप्लाई कर दिया 10% 72,000 में। ऐसा मत कर देना, ऐसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। चलो अब
7th पॉइंट देख रहे हैं, कहते हैं बुक वैल्यू ऑफ डेटर्स है 50,000 रुपीज, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन होते क्या हैं? प्रोविजंस आर पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स विच आर केप्ट असाइड फॉर मीटिंग एनी नोन लॉस और लाइबिलिटी इन फ्यूचर हुज अमाउंट कैन नॉट बी असर्टेन। हमें अमाउंट नहीं पता है पर डाउटफुल डेट्स हैं तो हमें प्रोविज़न बनाना है। अब प्रोविज़न का मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा अलग करना है, तो इससे क्या होगा? प्रोविज़न बनाना हमारे लिए नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। कितने का प्रोविज़न बनाना है? 50,000 का 10%। 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। ठीक है, कैसे आया ये भाई? डेटर्स का 10% प्रोविज़न बनाना है। 50,000 का 10% कितना हुआ? 5,000। बन गया प्रोविज़न। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अगर बढ़ाते हैं या बनाते हैं तो क्रेडिट होता है, और प्रोविज़न बनाना हमारे लिए नुकसान है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। अब देखो 8th पॉइंट में कहते हैं कि बुक वैल्यू ऑफ डेटर्स इज 80,000 और करंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 5,000। अभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? 5,000। अब वो कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी मेड इक्वल टू 6% ऑन डेटर्स। अब मुझे ये बात बताओ कि रिक्वायर्ड प्रोविजन कितना है? हाउ मच प्रोविजन इज रिक्वायर्ड? रिक्वायर्ड प्रोविजन इज 6% ऑफ डेटर्स। 6% ऑफ 80,000 मतलब प्रोविज़न हमें चाहिए 4,800। अभी प्रोविज़न कितना है? 5,000। अब आपको क्या करना है? प्रोविज़न को कम करना है। प्रोविज़न कम करोगे तो ये आपके लिए फ़ायदे की बात है। प्रोविज़न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। बेटा ध्यान रखो, प्रोविज़न का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो प्रोविज़न को कम करना है तो हमेशा डेबिट करेंगे। कितने से कम करना है? 200 रुपीज़ से। और ये हमारे लिए फ़ायदा है। हम कह रहे हैं भाई ये डाउटफुल डेट्स हमारी 200 रुपये से कम है, लो हमने कम कर दिया। उन्होंने कहा था 6% बनाना है, आप इक्वल करना है, कर दिया हमने। अब 9th पार्ट, ये भी बहुत अच्छे, अब ये सारे ट्रांजैक्शंस बड़े अच्छे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, A debtor whose due of rupees 40,000 was written off as bad debts last year। पिछले साल ही इस डेटर से 40,000 रुपये लेना था, हम वो बैड डेट्स के नाम पर हटा चुके हैं। अब ये डेटर नहीं है हमारी किताबों में। वो कहते हैं कि पेड रुपीज़ 30,000 इन फुल सेटलमेंट। वो कह रहे हैं जिस डेटर को आपने पिछले साल बैड डेट्स मानते हुए हटा दिया था, वो डेटर आपको 30,000 रुपीज़ दे गया। अगर बैड डेट्स आपकी रिकवर हो जाएं तो आप उसे बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो इस केस में क्या एंट्री करेंगे? देखिए, इसको करने के 2 तरीके हैं। इसको हम 2 एंट्रीज में कर सकते हैं। पहली एंट्री, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये हमारे लिए क्या है? बैड डेट्स रिकवर्ड है, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा आ रहा है हमारे पास? 30,000। ये बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब ये बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए फ़ायदा है। मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही आज बताया था कि यदि एडमिशन से पहले कोई ट्रांजैक्शन होता है जिससे हमें फ़ायदा या नुकसान हो, तो आप उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाएंगे। तो अब ये बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट आपको कहाँ क्लोज करना होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। एंट्री क्या करेंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फ़ायदा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आपने डाल दिया 30,000। अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग दीज 2 एंट्रीज, ऑल्टरनेटिव क्या था कि हम सीधे सीधे एक एंट्री कर दें, और वो एक एंट्री क्या हो इसकी जगह? वो एक एंट्री हो कि बैंक में पैसा आए, और ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है। तो हम एंट्री कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, 30,000 रुपीज़ हमारे बैंक में आया, ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है। तो हम लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।
वो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को हमने लिखा ही नहीं। बैंक में पैसा आया, ये फ़ायदे की बात है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ध्यान रखिए, एडमिशन से पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होता है जिससे फ़ायदा या नुकसान हो तो वो हम उसे कहाँ भेज देते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में भेज देते हैं। अब देखिए आप 10th वाला पॉइंट कहते हैं, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, एक पुराना कस्टमर था, उसका अकाउंट हमने बैड डेट्स की तरह हटा दिया था, हैज़ promised to pay rupees 15,000 in full settlement of his account of rupees 25,000। उससे पहले हमें 25,000 रुपये लेने रहे होंगे, पर हम उसे बैड डेट्स मान के हटा चुके हैं। अब ये 25,000 रुपये हमारी बुक्स में कहीं नहीं है। अब कुछ दिनों बाद ये बंदा आया और हमसे कह रहा है कि यार आई प्रॉमिस टू पे यू 15,000। अगर वो प्रॉमिस पे कर रहा है हमें पे करने के लिए, तो हम वापस से इसे डेटर बना लेंगे। अब डेटर कितने से बनाएंगे? वो कितना प्रॉमिस कर रहा है? वो प्रॉमिस कर रहा है 15,000 पे करने को, तो हमने डेटर बना लिया। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, और ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये फ़ायदा है हमारे लिए। कितने का फ़ायदा है? 15,000। आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, जो बैड डेट्स की तरह आप 25,000 हटा चुके, इससे क्या मतलब है? ये तो आपकी बुक्स में है ही नहीं। अब वो आदमी एकदम से आता है, कहता है भाई आई प्रॉमिस टू पे यू 15,000 रुपीज। नाउ इफ यू आर प्रॉमिसिंग टू पे मी 15,000 रुपीज, आई विल मेक यू माई डेटर। तो मैंने आपको डेटर बना लिया 15,000 का, और ये मेरे लिए फ़ायदे की बात है, क्योंकि मैं तो अपना माने बैठा था कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने इस 25,000 को बैड डेट्स मान के हटा दिया था बुक्स से। अब आप कह रहे हो कि आप मुझे 15,000 दोगे, तो मेरा फ़ायदा कितना है? 15,000 रुपीज़ का फ़ायदा है। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम अपना 11th पॉइंट। कह रहे हैं अ लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर 20,000 इज सेटल्ड एट 16,000। बेटा ये वर्ड देखो, सेटल्ड एट। सेटल्ड एट वर्ड का मतलब है कि हमने पेमेंट कर दिया, लाइबिलिटी खत्म हो गई, राइट? अब क्रेडिटर में ये कितने का अमाउंट था? ये अमाउंट था बेटा 20,000 का, पर हमने पे कितना किया? 16,000। तो ये तो फायदा हो गया ना। कितने का फायदा हो गया आपको? 4,000 रुपीज़ का फायदा हो गया। अब ये ट्रांजैक्शन आप कैसे लिखेंगे बेटा? आपके क्रेडिटर टोटल कितने से खत्म हो रहे हैं? क्रेडिटर खत्म हो रहे हैं आपके 20,000 रुपये से। डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड, तो आपने क्रेडिटर्स अकाउंट को 20,000 रुपये से डेबिट कर दिया। अब बैंक में से कितना पैसा गया? आपने पेमेंट तो किया 16,000 का, ये लाइबिलिटी कितने पर सेटल हुई? 16,000 पर। तो कितने का फायदा है? जो 4,000 रुपये का, ये फायदा आप कहाँ भेज देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में भेज देंगे। तो आपकी एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। दिस इज अगेन अ वेरी गुड ट्रांजैक्शन। बेटा इस इलस्ट्रेशन में मैंने कोशिश करी है कि सारे कठिन ट्रांजैक्शंस जो आपको रीवैल्यूएशन से रिलेटेड मिल सकते हैं वो मैं कवर कर लूँ। ऑल्दो दिस विल नॉट बी एन एग्जॉस्टिव लिस्ट एंड यू मे कम अक्रॉस ट्रांजैक्शंस विच आर स्टिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट मैंने कोशिश करी है कि मैं सारे ट्रांजैक्शंस कवर कर लूँ। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं बेटा। लाइबिलिटी एक क्रेडिटर्स में एडेड थी 20,000 रुपये की। अब वो कह रहे हैं कि हमने सेटल कर दिया उसे 16,000 पे। सेटल कर दिया तो 4,000 रुपये का फायदा हो गया। फायदा कहाँ भेजना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ये देखो 12th वाला बड़ा मज़ेदार है। ये कहते हैं अ कंप्यूटर परचेज्ड ऑन 1st October 2018 फॉर ₹1 lakh डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट इज टू बी ब्रॉट इन टू अकाउंट ऑन 31st March 2020। मैं ज़रा आपके मदद के लिए यहाँ पर कुछ साल बना देता हूँ। ये मैं 2 साल बना रहा हूँ। एक साल में बना रहा हूँ 1 April 2018 से लेकर 31 March 2019 तक, और फिर अगला साल एंड होगा 31 March 2020 पर। ये देखो 2 साल बन गए। ये वो कह रहे हैं कि आपने ये एसेट खरीदा था 1 October 2018 को। इसको आपने जिस दिन खरीदा आपने भेज दिया ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट पे, मतलब आपने एसेट माना ही नहीं इसे, आपने इसे खर्चा दिखा दिया। अब वो कह रहे हैं कि आप इस एसेट को 31 March 2020 को एसेट बनाओ,
मतलब वो कह रहे हैं जो पुरानी गलती थी उसे ठीक करो। आपने एक्सपेंस मान लिया था एक एसेट को, अब आप उसे वापस से एसेट बनाओ। बेटा एक बात बताओ, अब वो कह रहे हैं चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ये बताओ कि इस एसेट की कॉस्ट ऑन 1 अक्टूबर 2018 कितनी थी? 1 लाख रुपीस, करेक्ट। अब जब पहले साल आपने इसे यूज़ किया तो पहले साल कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा होगा? 6 मंथ्स, अक्टूबर टू मार्च। तो डेप्रिसिएशन लगा इन 2018-19 कितना डेप्रिसिएशन लगा? 1 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स। कितना डेप्रिसिएशन लगा बेटा? यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन लगा 5000। सिमिलरली डेप्रिसिएशन इन 2019-20 में आपने पूरे साल यूज़ किया, स्ट्रेट लाइन मेथड यानी ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगना है, तो सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगा 10,000। अब डेप्रिसिएशन लगने के बाद इस एसेट की बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 2020, इस दिन इसकी बुक वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 85,000 होनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि इस एसेट को आपने पहले एक्सपेंस माना हुआ था, अब इसे एसेट बना लो। तो अगर आप एसेट बनाओगे बेटा तो वो तो आपके लिए फ़ायदे की बात है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। हम क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे, क्या खरीदा था हमने? कंप्यूटर। तो हम एंट्री करेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। कंप्यूटर अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। कितना हमें एसेट बनाना है? इसे 85,000, क्योंकि इस एसेट को हमने 1.5 ईयर्स पहले खरीदा था, तब से अभी तक डेप्रिसिएशन लग चुका है और एसेट बनाया, तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है। हम लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसमें आप ये बताइए कि आपने तो इसे ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट किया था, तो वो क्यों नहीं आपने यहाँ पे क्रेडिट किया? बेटा ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट उसी साल में बंद हो गया होगा, आपने उस साल खर्चा मान लिया होगा। अब वो आप एसेट बनाओगे तो आपके लिए फ़ायदा है। एंट्री क्या बनेगी? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट बनाया, ये एसेट बनाया हमने, एसेट बनाया, इसको हम एक्सपेंस माने बैठे थे, एसेट बनाया तो फ़ायदा है। ये रीवैल्यूएशन में हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आई होप ये सही समझ में आया होगा। अब देखो 13th वाला पॉइंट, कहते हैं क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। क्रेडिटर्स में 10,000 रुपये का एक अमाउंट जुड़ा हुआ है जो हमें कमीशन की तरह मिला था। मतलब एक इनकम को आप लायबिलिटी ट्रीट करे हुए हैं। अब क्या करना है? ये कमीशन की तरह जो आपको चीज़ मिली थी इसे क्रेडिटर थोड़ी दिखाना चाहिए था, तो आपको क्रेडिटर्स को कम करना है। कितने से कम करना है? 10,000 से। डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, ये लो, क्रेडिटर्स अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, आपने लायबिलिटी 10,000 रुपये से कम कर दी। अब अगर आप लायबिलिटी कम करोगे तो ये आपके लिए फ़ायदा है। तो एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखते हैं। एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंट टू ₹8,000 हैव बीन पेड बाय पार्टनर बी। आप ये एसेट लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करा रहे थे और ये जो 8,000 रुपये का खर्चा आया जो आपने किसी वैल्यूअर को पे किया होगा, फीस या जो भी, वो पार्टनर बी ने पे कर दी। भाई पार्टनर बी के पे करने की बात थोड़ी थी, ये तो फर्म को पे करना चाहिए था 8,000। तो क्या एंट्री बनाएं? रीवैल्यूएशन के लिए ये खर्चा है तो हम करेंगे, लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे? 8,000 से। और ये पैसा अब हमें किसको देना पड़ेगा? बी को देना पड़ेगा। तो बी की कैपिटल बढ़ा देंगे, एंट्री करेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन का खर्चा तो रीवैल्यूएशन डेबिट। किसको वापस करना है? 8,000 रुपीज़ हमें बी को ये पैसा वापस करना है, तो बी की कैपिटल को हमने बढ़ा दिया। आई होप दिस इज क्लियर। ये हमने क्या किया है? इंक्रीज इन बीज कैपिटल, बी की कैपिटल को हमने इंक्रीज कर दिया।
क्यों इंक्रीज कर दिया? क्योंकि ये जो 8,000 रुपये का रीवैल्यूएशन का खर्चा था ये बी ने पे कर दिया। भाई बी को थोड़ी पे करना चाहिए था, ये तो फर्म को पे करना चाहिए था। ये तो फर्म का काम था, इसलिए अब पार्टनर बी को हमें ये पैसा वापस करना होगा। तो हम बी की कैपिटल बढ़ा देंगे और रीवैल्यूएशन में से दिखा देंगे अपना खर्चा। बेटा आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल दी डिफिकल्ट पॉइंट्स दैट कैन कम वाइल रीवैल्यूइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, पर अभी भी कुछ पॉइंट्स रह जाएंगे। तो डोंट वरी, as soon as you come across some points you can mention them in the comment section और मैं वहीं पर आपको एंट्री करके बता दूंगा। चलिए, तो आज का हमारा काम खत्म हो गया बेटा। ये देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमें समझ में आ गया कि रीवैल्यूएशन क्यों करा जाता है। इसलिए किया जाता है कि नए पार्टनर को आने पर एसेट्स की लाइबिलिटी और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंज हो तो उसे नुकसान या फ़ायदा ना हो। इसकी जर्नल एंट्रीज देखी हमने, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं ये देखा, और 3 एग्जाम्पल्स देखे। पहले एग्जाम्पल में हमने जर्नल एंट्रीज बनाई, ये देखो जर्नल एंट्रीज बनाई और हमने उसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा। दूसरे एग्जाम्पल में हमने डिटेल में एक क्वेश्चन किया जहां हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा और बैलेंस शीट भी बनाई। और फिर आज के तीसरे एग्जाम्पल में हमने खूब सारे ये 14 ट्रांजैक्शंस किए अलग अलग, और बड़े डिफरेंट ट्रांजैक्शंस थे। ये सारे एक ही क्वेश्चन में नहीं आ जाएंगे, पर कभी कभी ये क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो आपको कोई डाउट उत्पन्न ना हो इसलिए मैंने इन सबको सॉल्व कर दिया आपके लिए। अब आज का एक ही काम रह गया और वो ये कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करें जो पिछले लेक्चर से डाउट में आया है। डाउट फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 से डाउट में आया है ये क्वेश्चन। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा मेरे हिसाब से। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। आओ देखें इस क्वेश्चन को। और बेटा क्वेश्चन करते समय मुझसे ये नहीं पूछा करो सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या। मैं क्या बताऊं आ सकता है, कुछ भी आ सकता है बोर्ड में। मैं तो ये मान के चलता हूं आपको सारे क्वेश्चंस करने चाहिए। मोहन, नरेश एंड ओम वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 10:4:1. On 1st April 2015, their capitals were 3 lakh, 1,50,000 and 50,000 respectively. On this date, they admit Piyush as a new partner and the new profit sharing ratio is agreed at 5:4:2:2. अब आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया। बेटा आप जानते हैं इस केस में तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। द फॉलोइंग टर्म्स वर ऑल्सो अग्रीड अपॉन। पीयूष विल ब्रिंग ₹40,000 एज हिज कैपिटल, बहुत अच्छी बात है। ही विल ऑल्सो ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन एट 10% of average profits of the last 3 years. Profits of the last 3 years were 48,000, 75,000, 72,000. ठीक, तो अब देखो आपको कितने काम करने हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहला तो आपको गुडविल निकालनी है, गुडविल का कैलकुलेशन करना है क्योंकि क्वेश्चन ने हमें करके नहीं दिया। एक काम ये हो गया। दूसरा काम ये कि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया है इसलिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तभी तो आप ये निकालेंगे कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल पीयूष लेकर आएगा उसे हम कैसे बांटेंगे पार्टनर्स में। अब आगे 2 काम समझ गए। तीसरा काम देखिए, द न्यू पार्टनर कौन है? पीयूष इज एंटाइटल्ड टू एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹7,500 in addition to his share of profit. Om personally guaranteed that Piyush का share of profit shall not be less than 30,000. ओम ने गारंटी दी है पीयूष को कि पीयूष भाई तुम चिंता नहीं करो, यू विल एटलीस्ट गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000. ठीक, अब देखो आगे प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016. अब देखो ये कब एडमिट हुआ था बंदा? पीयूष एडमिट हुआ था 1 अप्रैल 2015 को। पहले साल का प्रॉफिट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले साल के एंड में प्रॉफिट हुआ 2,10,000 का बिफोर चार्जिंग पीयूष की सैलरी। अब प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। बेटा ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट 1 है कि एडमिशन कराना है हमें नए पार्टनर का। और दूसरा क्या है?
एंड शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ये एक साल बाद हमें पार्ट 2 करके दिखाना है। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली एन अमेलगमेशन ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स एंड ऑफ योर थर्ड चैप्टर पार्टनरशिप एडमिशन। उन दोनों का ये अमेलगमेशन है क्वेश्चन में। फंडामेंटल्स भी लग रहा है इसमें, एडमिशन भी लग रहा है, इसलिए दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आओ, दिस चैप्टर कट्स अक्रॉस मेनी चैप्टर्स, और देखो गुडविल का कैलकुलेशन भी है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आओ स्टार्ट करते हैं। जिसने ऑलरेडी कर लिया हो ये क्वेश्चन, उसको डाउट नहीं आया हो, वेल एंड गुड बेटा, आप आगे बढ़ जाइए। जिसने ये क्वेश्चन कभी ना किया हो या उसको डाउट में आया हो, प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग द लेक्चर। चलो, तो अब देखते हैं बेटा क्या क्या करना है हमें। एक तो हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है, ये मैंने प्रोफॉर्मा बना के रखा है। वर्किंग नोट में सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, मैंने पहले से ही करके रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले बेटा गुडविल कैलकुलेट होनी है, देखो किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। पहले 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं 48,000, 75,000, 72,000। इसको 3 से डिवाइड किया, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 65,000। फिर निकालेंगे हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। अगर आप ध्यान करें, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए एक नॉर्मल बिजनेस को कितनी कैपिटल चाहिए। ये कैसे निकाला जाता है, हम एवरेज प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हैं एनआरआर से। तो 65,000 अपॉन 10%, तो हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया 6,50,000। अब हमें चाहिए एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड देखो कितनी है। मोहन, नरेश और ओम की कैपिटल थी 3 लाख, 1,50,000 एंड 50,000, मतलब एक्चुअल कैपिटल थी 5 लाख। अब जहां एक नॉर्मल बिजनेस को 6,50,000 चाहिए एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए, वहीं आपने 5 लाख रुपीस लगा के ये प्रॉफिट कमा लिया। इसका मतलब फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, फर्म की गुडविल आ गई रुपीज 1,50,000। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, हमें गेन या सैक्रिफाइस निकालना है पार्टनर्स का। आओ मोहन को देखते हैं। मोहन को बेटा पहले मिला करता था, ये मैं थोड़ी चीजें यहां से क्लियर कर दूं, मोहन को पहले मिला करता था ये 10:4:1, यानी 10 पार्ट्स आउट ऑफ 15। अब इसे मिलेंगे 5 पार्ट्स आउट ऑफ 15। ये देखो, मोहन को पहले मिलते थे 10 पार्ट्स आउट ऑफ 15, अब इसे मिलेंगे 5 पार्ट्स आउट ऑफ 15, यानी इसे हो गया 5/15 का सैक्रिफाइस। नरेश को पहले मिलता था 4/15, अभी भी मिलेगा 4/15, इसे नो गेन और सैक्रिफाइस। ओम को पहले मिलता था 1/15, अब इसे मिलेगा 4/15, यानी इसे 3/15 का गेन। बेटा देखो ओल्ड रेशियो था, ओल्ड PSR वॉज 10:4:1 एंड द न्यू PSR इज 5:4:4:2। देखो अब ध्यान से, ओम को पहले मिलता था कितना, 1 पार्ट आउट ऑफ 15, नाउ ही इज गेटिंग 4 पार्ट्स आउट ऑफ 15, दिस मीन्स ओम हैज ऑल्सो गेन्ड। नाउ ओम वॉज एन ओल्ड पार्टनर जिसे फायदा हो गया है, तो इसको भी कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ओम कंपेंसेशन किसे देगा, मोहन को। और नए पार्टनर को तो गेन होना ही था, नए पार्टनर को पहले कुछ नहीं मिलता था, अब इसे 2/15 मिलने लगा, तो इसे 2/15 का गेन। ये पीयूष किसको कंपेंसेशन देगा, ये भी मोहन को कंपेंसेशन देगा। तो ध्यान रखिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर केवल एक है और गेनिंग पार्टनर्स 2 हैं, तो ये दोनों गेनिंग पार्टनर जो हैं कंपेंसेशन देंगे मोहन को। In this case, Om and Piyush are both gaining partners. They will have to compensate Mohan for his sacrifice. अब देखो, उनने क्या कहा था कि पीयूष तो अपना गुडविल प्रीमियम लेकर आएगा। पीयूष will bring in 40,000 as his capital. He will also bring in his share of goodwill in cash. चलो तो देखें पीयूष को कितना पैसा लाना होगा। पीयूष को गेन हुआ है 2/15 का। अब गुडविल प्रीमियम कितना लाना है इसे, फर्म की गुडविल है 1,50,000, इसका 2/15, तो पीयूष को गुडविल प्रीमियम लाना है 20,000। और ओम से भी तो कंपेंसेशन लेना है। ओम को गेन हुआ है 3/15 का, 1,50,000 का 3/15 कितना होता है बेटा, 30,000। तो हमने सारी चीजें निकाल ली, अब हमें जर्नल एंट्री बनानी है। आओ जल्दी से देखें।
सबसे पहले पीयूष को हम लोग पार्टनर बनाते हैं। पीयूष क्या क्या लेकर आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट, एक तो ये कैपिटल लेके आ रहा है, टू पीयूष कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है? क्वेश्चन में दिया है 40,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रहा है। ये कितना प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है? अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, प्रीमियम फॉर गुडविल इसे लाना है 20,000। तो टोटल पैसा कितना लेकर आएगा? ये 60,000 रुपीज लेकर आएगा। अब प्रीमियम फॉर गुडविल हमें किसे देना है? मोहन को, क्योंकि मोहन ही है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और इसके अलावा हमें ओम से भी पैसा लेकर मोहन को देना है, क्योंकि ओम इज ऑल्सो अ गेनिंग पार्टनर। तो देखो, एक तो हमें ये प्रीमियम फॉर गुडविल मोहन को देना है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और दूसरा, हमें ओम की कैपिटल से पैसा काट लेना है, क्योंकि ओम इज ऑल्सो अ गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर को हमने 30,000 से ये डेबिट किया, और ये पैसा हमने किसको दे दिया? टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ये बेटा हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है क्वेश्चन का। पार्ट 1 क्या था? कि हमें नए पार्टनर को एडमिट करना था, कर लिया हमने एडमिट। अब हमें इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आना है। वो सेकंड पार्ट ये लिखा हुआ है बेटा। सेकंड पार्ट कहता है कि आपको इस साल में पीयूष के एडमिशन के बाद 2,10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को बांट के दिखाइए। अब प्रॉफिट बांटने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये देखो पार्ट 2 मैंने लिखा हुआ है, ये पार्ट 2 है क्वेश्चन का। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट कितना हुआ? 2,10,000। ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेकर आए। वो कहते हैं कि हमें 7,500 रुपये तो सैलरी देनी है पीयूष को, दे दी हमने। फिर बाकी बचा हुआ प्रॉफिट हमें बांट देना है। तो मोहन को कितना प्रॉफिट मिलेगा बेटा? बचा कितना है? 2,02,500 का 5/15, यानी मोहन को मिलेगा 67,500। नरेश को मिलेगा 2,02,500 का 4/15, यानी कि 54,000। अब मोहन और नरेश के प्रॉफिट के हिस्से हमने डायरेक्टली बाहर लिख दिए, क्योंकि गारंटी ओम ने दी थी पीयूष को, तो मोहन और नरेश से तो कोई मतलब नहीं है। अब जरा ओम का हिस्सा देखते हैं बेटा। ओम को हिस्सा मिलेगा 2,02,500 का 4/15, यानी कि 54,000। पर अभी ये फाइनल नहीं है, क्योंकि हो सकता है ओम को कुछ पैसा पीयूष को देना पड़ जाए। आओ जरा पीयूष का हिस्सा देखें। पीयूष को मिलेगा 2,02,500 का 2/15। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 27,000, 27,000। अब बेटा पीयूष को तो गारंटी दी हुई थी ओम ने। क्या गारंटी दी थी? देखो, पीयूष हैज गारंटीड, ओम हैज पर्सनली गारंटीड दैट पीयूष शेयर ऑफ प्रॉफिट शैल नॉट बी लेस देन 30,000। पर ये तो 30,000 से कम हो रहा है, ये तो 27,000 हो रहा है। कितने की कमी है? 3,000 रुपीज़ की कमी है। तो हम क्या करेंगे? हम ओम से काट लेंगे ये पैसा, क्योंकि ओम ने गारंटी दी थी ना। ओम से कुछ प्रॉफिट का हिस्सा हम पीयूष को दे देंगे। कितना? 3,000। तो ओम के पास बचेगा 51,000, और पीयूष को हम पैसा लेकर दे रहे हैं फ्रॉम ओम। कितना पैसा दे रहे हैं? 3,000, ताकि इसका हिस्सा टोटल कितना हो जाए? 30,000। लो भाई, प्रॉफिट बांट दिया हमने। क्वेश्चन ने कहा था प्रॉफिट बांट के दिखाओ। इसी के साथ हमारा जो है काम खत्म आज के लेक्चर का। प्लीज़ like the video, share it, subscribe to my channel, hit the bell icon to turn on notifications. Namaste, keep learning. Thank you. Bye bye.